सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल माई सेल्फ दीक्षा। तो आज हम आपके लिए एनथे 2021 का सैम्पल पेपर लेकर आए हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 8th में स्टडी कर रहे हैं और 9th में मूव करने वाले हैं, उनके लिए पेपर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एनथे के पेपर में कैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं और उनका क्या लेवल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है सेक्शन फर्स्ट, सिंगल आंसर टाइप, यानी कि ओनली वन ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू साउंड वेव्स इज 9:49, देयर लाउडनेस विल बी इन द रेशियो। हमें क्या गिवन है? एम्पलीट्यूड ऑफ टू साउंड वेव का रेशियो गिवन है। ठीक है, हमें A1 अपॉन A2 गिवन है, कितना है? 9:49। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? लाउडनेस का रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि L1 अपॉन L2 हमें फाइंड आउट करना है। जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? L1 अपॉन L2, यानी कि ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर के। इसको हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 का स्क्वायर। ठीक है, A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमारी कितनी है? 9/49। इसका हम स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81 होता है एंड 49 का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेंगे। 441 2401। ठीक है, तो L1 अपॉन L2 की वैल्यू हमारी कितनी आई? 81 अपॉन 2401, यानी कि L1 L2 हमारा कितना आया? 81:2401। ना हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में हमारा सेम यही है, दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। तो लाउडनेस का रेशियो क्या होगा हमारा? 81:2401। क्लियर? सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। When electrodes are immersed in water and a current is passed, bubbles of oxygen and hydrogen are produced. Oxygen bubbles formed on the electrode connected to the, ठीक है, blank terminal, and hydrogen bubbles formed on the electrode connected to the blank terminal of the battery. जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या होता है? जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो किस में स्प्लिट होते हैं? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, एंड इस प्रोसेस में क्या करते हैं? हम दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, एक तो एनोड, दो इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं इस प्रोसेस में, एक तो एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड हमारा क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, कैथोड हमारा क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? एनोड पर। एनोड पर क्या प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस एनोड पर प्रोड्यूस होती है एंड कैथोड पर क्या प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एनोड, ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस हुई? एनोड पर। ठीक है, और हाइड्रोजन कैथोड पर, एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल पर। ठीक है, और कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल पर। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू दी। ठीक है, तो ऑक्सीजन बबल्स कहाँ फॉर्म होंगे? एनोड पर, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो फर्स्ट में हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू दी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बबल कहाँ फॉर्म्ड होंगे? हमारे कैथोड पर, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? नेगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक में हमारा पॉजिटिव आएगा, सेकंड ब्लैंक में हमारा नेगेटिव आएगा। दैट इज फर्स्ट में हमारा पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव। फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। द मिनिमम टाइम टेकन बाय द बॉब टू रीच इट्स मीन पोजीशन फ्रॉम एनी एक्सट्रीम पोजीशन इज। ठीक है, हमें क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है पेंडुलम की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है? 10 हर्ट्ज। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है द मिनिमम टाइम टेकन बाय द बॉब टू रीच इट्स मीन पोजीशन फ्रॉम एनी एक्सट्रीम पोजीशन। कोई पेंडुलम होता है तो उसका एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है? ये उसकी होती है मीन पोजीशन।
पहले वो इस तरीके से मूव करता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, फिर वहाँ पे वापस ऐसे आता है, फिर वो फिर मूव करता है, ऐसे मूव करता है पहले, फिर वो वापस आता है, देन फिर इधर मूव करता है, फिर वो वापस आता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, तो उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है द मिनिमम टाइम टेकन बाय द बॉब टू रीच इट्स मीन पोजीशन फ्रॉम एनी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि इसकी मीन पोजीशन से कोई भी एक एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगता है। जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हुई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें 10 हर्ट्ज गिवन है, यू नो टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, तो 1/10 निकाल लेंगे हम, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, 0.1 सेकेंड टाइम पीरियड हो जाएगा पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है पेंडुलम के बॉब को, वो उसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो ये इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, 0.1 सेकेंड। लेकिन हमें पूछा गया है कि मीन पोजीशन से किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में पेंडुलम को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस पूरे टाइम में वो 4 बार मूव कर रहा है इस डिस्टेंस को। ठीक है, एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पर आया, फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर वापस मीन पोजीशन पर आया। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, 0.1 डिवाइड बाई 4 करें, तो हमें वो टाइम मिल जाएगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में जो मिनिमम टाइम लगता है। तो 0.1/4 करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 1/40, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा 0.025 सेकेंड। ठीक है, हमारा क्या आंसर आएगा, 0.025 सेकेंड, यानी कि मीन पोजीशन से किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में बॉब को मिनिमम 0.025 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हीकल्स हैव स्ट्रीमलाइंड शेप टू रिड्यूस। ठीक है, व्हीकल्स की हम स्ट्रीमलाइन शेप बनाई जाती है क्या रिड्यूस करने के लिए, यू नो फ्लूइड के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव होता है तो फ्लूइड उसके मोशन में क्या करता है, रेसिस्टेंस ऑफर करता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी व्हीकल्स होते हैं उनकी शेप क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइंड बनाते हैं। ठीक है, सो व्हीकल्स हैव स्ट्रीमलाइंड शेप टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन को ही रिड्यूस करने के लिए हम जो व्हीकल्स की स्ट्रीमलाइन शेप बनाते हैं। ठीक है, that is fourth option will be our correct answer. Clear, now moving to the next question. ठीक है, नाउ अब हमारा सेक्शन सेकंड है, मोर देन वन आंसर टाइप, यानी कि इसमें हमारे एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर, सो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ weight 100 न्यूटन इज kept on a rough horizontal table. When a force of 60 न्यूटन is applied on the block, it just begins to move while a force of 40 न्यूटन is required to move it with a constant speed. Then ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, और हमारा मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होंगे इसमें। ठीक है, हमें क्या गिवन है, 60 न्यूटन का फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, व्हेन अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इट जस्ट बिगिंस टू मूव, यानी कि 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते ही जो ब्लॉक है जस्ट बिगिंस टू मूव, जस्ट मूव करना स्टार्ट करता है। यानी कि जब हम 60 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था। इस मैक्सिमम वैल्यू पर, यानी कि पहले जो स्टैटिक फ्रिक्शन 60 न्यूटन से जब हम कम अप्लाई कर रहे थे तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने 60 न्यूटन अप्लाई किया उसके बाद जस्ट ब्लॉक ने मूव करना स्टार्ट किया, यानी कि ये हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 60 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि तो अगर हम ऑप्शन चेक करें, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, ये तो हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज 60 न्यूटन, यस, तो 60 न्यूटन हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब अदर्स ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ये तो हमारा इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन चेक करते हैं। आगे हमें क्या गिवन है, जस्ट बिगिंस टू मूव व्हाइल अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव इट विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्लॉक है इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए 40 न्यूटन का फोर्स ही रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर हम 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते रहेंगे तो बॉडी मतलब ब्लॉक मूव करता रहेगा, यानी कि स्लाइड करता रहेगा, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 40 न्यूटन, क्योंकि 40 न्यूटन का फोर्स इसको रिक्वायर्ड है कांस्टेंट स्पीड में मूव करवाने के लिए। ठीक है, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कितना होगा, 40 न्यूटन, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज 40 न्यूटन, दैट इज फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी कि फिफ्थ का आंसर हमारा थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन होगा। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हमारा सेक्शन थर्ड आ जाता है, असरेशन एंड रीजन टाइप। ठीक है, इसमें हमें एक असरेशन दिया है एंड रीजन दिया, दोनों को हमें अच्छे से रीड करना है और फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सो हमारा असरेशन क्या है,
अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन की स्टेट होती है उसमें चेंज कर सकता है। यस, असोलेशन हमारा करेक्ट है। नाउ अब हम रीजन पढ़ते हैं। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज करते हैं या डायरेक्शन में चेंज करते हैं, क्या इसको एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन कंसिडर किया जाता है? नहीं। स्टेट ऑफ मोशन का चेंज का मतलब है या तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज हो या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो, लेकिन इसमें हमें गिवन है अगर हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं या डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करते हैं तो क्या इसको भी हम स्टेट ऑफ मोशन में कंसिडर करेंगे, एज अ चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन कंसिडर करेंगे? नहीं। ये स्टेटमेंट यानी कि ये रीजन हमारा करेक्ट तो है बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज हो या फिर स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो, लेकिन इसमें हमें स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज के लिए बोला गया है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज के लिए बोला गया, यानी कि रीजन हमारा करेक्ट तो है बट ये असरेशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। दैट इज both A and R are true but R is not the correct explanation of it. That is second option will be our correct answer. Clear? Now moving to the next question. अब हमारा सेक्शन 4 आ जाता है, ठीक है, मैट्रिक्स मैच टाइप। ठीक है, इसमें हमें क्या होगा, इसमें हमें कॉलम फर्स्ट दिया है एंड कॉलम सेकंड दिया होगा, उसमें हमें मैच करना होगा कि उनके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सेक्शन 4 क्या है हमारा, मैट्रिक्स मैच टाइप। इसमें कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड गिवन होगा, उसमें हमें कॉलम फर्स्ट के जो भी गिवन है उसको कॉलम सेकंड से मैच करना है, और इसमें एक के लिए 2-3 भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैच दी कॉलम्स। कॉलम फर्स्ट में एक क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलिसिस। यू नो इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोसेस होती है? इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर उसका क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस तो एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर उसका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, सॉरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर जो लिक्विड होता है उसका क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, दैट इज क्यू, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ लिक्विड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जब हम लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि ए का हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, नाउ बी क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट तो एक लिक्विड होता है। ठीक है, सो ये एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। ठीक है, सो इसमें हमारा कौन सा होगा, अ लिक्विड सॉल्यूशन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट तो हमारा क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, यानी कि बी का हमारा क्या होगा, पी होगा। ठीक है, हम अदर ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं, नहीं अदर ऑप्शंस तो इसके लिए हमारे करेक्ट नहीं होंगे ना। अगर बल्ब की बात करें, बल्ब के लिए क्या करेक्ट होगा, ठीक है, बल्ब के लिए होगा हमारा इन दोनों में से, इन चारों में से अगर चेक करें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सी का हमारा आर होगा, क्योंकि जब बल्ब के फिलामेंट के थ्रू करंट पास होता है तो जो करंट पास होता है उसके हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही बल्ब लाइट अप होता है। ठीक है, सो बल्ब के फिलामेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से ही उसका जो हीटिंग इफेक्ट होता है इसी वजह से बल्ब हमारा लाइट अप होता है। ठीक है, तो सी का हमारा आर हो जाएगा ना। अगर डी की बात करें, इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड्स क्या होती है, हमारी मेटल रोड्स होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स एस में अगर पढ़े, मेटल रोड्स थ्रू विच करंट एंटर्स और लीव्स एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स क्या होती है, हमारी मेटल रोड्स होती है जिनके थ्रू इलेक्ट्रोलाइट में हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंटर करता है और लीव करता है, यानी कि डी का हमारा एस होगा। ठीक है, तो इसमें तो हमारा ओनली एक पार्ट के लिए एक ही पार्ट करेक्ट है ओनली। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम मैच कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ना पी क्यू आर एस गिवन होगा, उसमें हमें टिक करना होगा कि ए के लिए हमारा पी करेक्ट है, क्यू करेक्ट है, आर करेक्ट है, एस करेक्ट है, जैसे हमने ये प्रीवियसली बताया था। जैसे ए के लिए हमारा जो करेक्ट है उस पर टिक कर देंगे, बी के लिए जो करेक्ट है उस पर टिक कर देंगे, सी के लिए जो करेक्ट है उस पर टिक कर देंगे, डी के लिए जो करेक्ट है उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हम 7th क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? सो इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर 2021 का डिस्कशन फिनिश होता है। आई होप आपको क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आप डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।